again. Jai Jinendra to everyone. जय जिनेंद्र। Okay, जय जिनेंद्र। so you all, आप सभी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, ma'am. जी। तो अभी आज जो पढ़ने वाले हैं इसको ही कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे जो हमने कल कवर किया था, उसके बाद के थॉट्स, बाद के विचार को आगे लेके जाते हैं। तो अभी का टॉपिक है जीवन विज्ञान की प्रकृति, यानी कि नेचर, स्वरूप। अब स्वरूप को समझना है तो उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे कि अब आप एक फ्रूट के एग्जांपल ले लीजिए। फ्रूट में सब आ जाता है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज सब आ जाता है। अब फ्रूट को आपको समझना है तो उसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैंगो को अलग रखा, एप्पल को अलग रखा, ऑरेंज को अलग रखा। वैसे ही जीवन विज्ञान को समझना है तो उसको हमने यहाँ पे कैटेगरीज में डिफाइन किया ताकि उसके प्रकृति को और अच्छे से समझ सके। तो कैटेगरीज में सबसे पहला जिसके माध्यम से हमें जीवन विज्ञान को समझना है वो है कैटेगरिकल साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मोस्टली वो होता है, वो विज्ञान होता है जो कि नॉर्म्स पे बेस्ड है, थ्योरी पे बेस्ड है। यानी किसी चीज को डिफाइन करते हैं हम, समझने की कोशिश करते हैं, यानी समझने का पहला प्रयास जो होता है वो नॉर्मेटिव साइंस कहलाता है। कोई भी नई चीज दिखती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये क्या है ना, ये क्या है और इसमें क्या होता है। व्हाट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जब भी हम व्हाट वाले क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं तो वो आता है नॉर्मेटिव साइंस में। तो कैटेगरिकल और नॉर्मेटिव साइंस में हम कैसे करते हैं जीवन विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग? हम जीवन मूल्यों के बारे में पूछते हैं ऐसे सवाल कि जीवन मूल्य क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, एथिकल साइंस क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कैटेगरिकल साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस में। अब दूसरा होता है व्यवहारिक विज्ञान या तो प्योर साइंस। जीवन विज्ञान परिशुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञान। तो इसमें अब प्योर साइंस और बिहेवियरल साइंस में, जैसे कि अभी हम प्रेक्षक ध्यान के बारे में सुन रहे हैं, योग के बारे में सुन रहे हैं, इसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बट इस ज्ञान प्राप्ति के साथ उसका व्यवहारिक रोल क्या है, यानी उसको बिहेवियर में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब हम बिहेवियरल साइंस में स्टडी करते हैं। तो जीवन विज्ञान का जो रोल है, जैसे कि मैंने कल बताया था, बहुत सारे एरियाज में इसके रोल है। यानी शिक्षा में है, चिकित्सा में है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में इसके रोल्स हमको देखने को मिलते हैं। लाइट ऑफ चली गई है, मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ, ठीक है। तो ये सब में हम इसके रोल्स को देखते हैं। तो इसी को हम व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। तो दूसरी तरीके से अगर हमको स्टडी करना है जीवन विज्ञान को, यानी कैटेगरीज में अगर स्टडी करना है तो वो आता है बिहेवियरल साइंस, यानी व्यवहारिक उपयोग। अब तीसरा है कि जीवन विज्ञान को एज अ एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट साइंस समझा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी ये ऐसा मुद्दा है या ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। इसके पर्सपेक्टिव्स अनेकांतवादी है, यानी बहुत सारे इसमें पर्सपेक्टिव्स ऐड हो सकते हैं। तो वो सारे पर्सपेक्टिव्स का यहाँ पे हमें स्टडी किया जाता है। और जो भी हमारे मूल तत्व है, क्या क्या है मूल तत्व, कौन बताएगा? 7 मूल तत्व। शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, मन और भाव। चेतना, भाव और चेतना। भाव और चेतना। तो ये सारे जो है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसमें कुछ जो है नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी है, क्योंकि अभी जैसे मन की बात करें तो मन में जो विचार है हमें खुद ही नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे मन में क्या विचार आने वाले हैं। तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट बोला गया है, यानी कि ऐसा विषय जिसके बारे में कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो जो जीवन विज्ञान है वो एब्स्ट्रैक्ट भी है। अब जब शरीर की बात करते हैं तो शरीर की एनाटॉमी उसको समझ सकते हैं, पार्ट्स को निकाल निकाल के स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी है। बट मन की बात करें तो मन को हम बाहर निकाल के उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो देख सकते हैं रूपी कि और अरूपी में भी कर सकते हैं ना इसको, रूपी, अरूपी, मूर्त, अमूर्त। हाँ हाँ,
बिल्कुल, मतलब नेमिंग एंड नॉन नेमिंग, मतलब कभी कुछ ऐसा होता है कि आप नाम भी नहीं दे सकते हो। कुछ थॉट्स हमारे ऐसे आते हैं कि आप उसको कैटेगराइज ही नहीं कर सकते हो। मैम जैसे ऐसे भी इन्होंने तो मूर्त अमूर्त का बताया ना, तो उसमें तो ये है कि जो दिखाई दे और ना दिखाई दे, मतलब मेहंदी जैसे मन हाँ, है हम मतलब देख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिखाई दे ना दिखाई दे, मतलब एक प्रकार से जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो यस, दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम जीवन विज्ञान को समझते हैं। अब दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये लॉजिकल भी है और एम्पिरिकल भी है। लॉजिकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी तत्वों के हम अध्ययन करते हैं, इससे सिद्ध हुआ है कि इसका अध्ययन करने से, इसको अप्लाई करने से, मेडिटेशन को अप्लाई करने से हमारा बौद्धिक विकास हुआ है, हमारा मानसिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार से लॉजिकल है, प्लस ये एक्सपेरिमेंटल भी है, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंट करके भी पता लगाया जा सकता है कि जीवन विज्ञान किस प्रकार से हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। तो इस प्रकार से अगर हम कैटेगरी वाइज जीवन विज्ञान को समझने जाए, तो उसको व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट रूप में समझ सकते हैं, उसको हम नॉर्मेटिव के तरीके से समझ सकते हैं, निरपेक्ष विज्ञान जिसको बोलते हैं, आदर्शनात्मक विज्ञान, इसके हिसाब से समझ सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हम इसको बहुत तरीके से जीवन विज्ञान को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका परिभाषा, यानी कि जब हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं, तो जीवन विज्ञान की जो डेफिनेशन वो इस प्रकार से आई कि जीवन विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो जीवन के मुख्य अंग के बारे में है। मुख्य तत्व या मुख्य अंग के बारे में हमने देखा है, तो मुख्य अंग और उसके विकास के साधन, यानी किस प्रकार से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उनका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, यानी जो हमने एरियाज लिया था, विभाग जो लिया था हमने, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट टीचिंग है। का, मेडिकल का, है ना, हम्म, विभिन्न क्षेत्रों में उसका अनुप्रयोग और उसका साथ ही साथ वैज्ञानिक अध्ययन, ये सब आता है हमारे जीवन विज्ञान की डेफिनेशन में। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारा संतुलित जीवन एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में किस प्रकार से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो सब जीवन विज्ञान के अंदर आता है। तो जीवन विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मुख्य अंग के बारे में स्टडी करता है, उसके साधनों के बारे में स्टडी करता है, और उसका कैसे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग applicable। होता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये सिंपल सा परिभाषा है। तो क्या करता है मुख्य अंग, उनके विकास के साधन, मुख्य अंग क्या क्या है ये आपको मालूम है, सात बराबर है? शरीर, श्वास, शरीर, प्राण, मन, इंद्रिय, भाव, प्राण, चेतना, भाव, कर्म। चेतना, कर्म। हाँ, अब उसके विकास के साधन क्या क्या हो गए? ये हो गए अनेकांत हो गया, अहिंसा, अनेकांत, अनुवर्त, प्रेक्षा, तो ध्यान। प्रेक्षा ध्यान, ये सब का इंटीग्रेशन यानी समावेश है। फिर जो क्षेत्र मैंने बताया था, कौन कौन से क्षेत्र है? मैनेजमेंट, शिक्षा मेडिकल, में औद्योगिक, शिक्षा, सारी व्यवसाय, व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक सब। प्रशासन। जहाँ हाँ, भी आप वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, उन सारी क्षेत्रों में उसको लगाया जा सकता सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग है। और फिर आगे वही सब है कि उसका लक्ष्य क्या है जीवन विज्ञान का? है। लक्ष्य सर्वांगीण आध्यात्मिक, विकास। हाँ, भौतिक सर्वांगीण एवं विकास, आध्यात्मिक विकास। सर्वांगीण में आध्यात्मिक सब आया। वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, यानी वो स्पिरिचुअल भी हो, वो साइंटिफिक भी हो, आध्यात्मिक ऐसे आध्यात्मिकता भी व्यक्तित्व। साथ में हो और आचरण में मतलब सामाजिक भी हो, जीवनोन्मुखी भी हो, सब तरह से वही सबको साथ लेके चले, ओवरऑल, भौतिक, जी, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास दोनों होंगे। चीजों के साथ। हाँ हाँ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चेतना को जागृत करना, चेतना को जागृत करने के साथ साथ दूसरों के प्रति संवेदनशीलता लेकर आना, करुणा, हाँ बिल्कुल। करुणा भाव, कंपैशन भाव, ये सब जीवन विज्ञान में आता है। यानी कि ऐसे संतुलित जीवन का निर्माण करना करना जिससे कि हमारा जो भी फोकस्ड है, यानी जो भी हमारा व्यक्ति, फोकस है, ध्यान है, हाँ, व्यक्तिक सर्वांगीण, व्यक्तिक और सामाजिक और जीवन पूरे राष्ट्र के प्रति भी हम। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा किया है, व्यक्तित्व सामाजिक मूल्यों का जीवन में समुचित
समुचित विकास करना, है ना। ये हो गया उसका उद्देश्य, किस प्रकार से हमारा चरित्र डेवलप हो सकता है और किस बैलेंस प्रकार बनाने से से। हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। कैसे, मैंने एक डायग्राम बताया था आपको कि हमको इंटेलिजेंस और नॉलेज, इसमें यानी नॉलेज और विजडम जो बोलते हैं ना हम लोग, नॉलेज और विजडम। नॉलेज मतलब ऐसे मान के चलिए कि क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन सब जगह काम आता है। आपको नॉलेज तो प्रोवाइड कर दिया हमने कि आप मेडिटेशन करिए, प्रेक्षा ध्यान करिए, ये करिए, बट कब करना है, कैसे करना है, कितने अमाउंट में करना है, ये होता है आपका विजडम। इसका विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी समझ बननी चाहिए, बुद्धि बननी चाहिए कि आपको अब क्या करना है। आपको अपनी एनालिसिस करके फाइंड आउट करना है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ उत्तम जी बताइए। मैडम ये इसमें क्या फर्क है फिर ऑब्जेक्ट में और उद्देश्य का क्या मतलब, लक्ष्य मुझे लक्ष्य लगता और है मैम सारा उद्देश्य। मिला जुला एक सा ही है सब। मैंने टोटल जो पढ़ा ना उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे 10 पॉइंट अगर हम निकालें तो टोटल में वो सारा ही हो गया। उद्देश्य और ये लक्ष्य में भारी डिफरेंट है, बहुत भारी अच्छा, डिफरेंट है। ये जैसे इसका जैसे लक्ष्य बोल तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना, क्या उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्ट हुआ। गोल ऑब्जेक्ट्स को ही हम लक्ष्य बोलते हैं, क्या है। नहीं, देखिए लक्ष्य मतलब आपका फाइनल गोल, हाँ, लक्ष्य गोल, है ना। मेरा ठीक है। गोल क्या है, आध्यात्मिकता। हाँ ये मेरा गोल है कि मुझे आध्यात्मिकता चाहिए, कैसे भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना है, ये मेरा गोल है। जी। अब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव अगर आप ले सकते हो, पर्पस अगर आप ले सकते हो, तो उद्देश्य में क्या क्या आ सकता है आपका, मेडिटेशन आ सकता है, प्रेक्षा ध्यान आ सकता है, योग आ सकता है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स है जिसको फॉलो अप करके आप अपने गोल्स में पहुंच सकते हो, या आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आपका गोल है वहां पे आप पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो, ये छोटे छोटे तरीके अपना के, जो जैसे बताया अनुव्रत बताया, परीक्षा ध्यान बताया, ये सारे आपके उद्देश्य होने चाहिए। अब ये उद्देश्य में भी आपको सिलेक्टिव रहना है क्योंकि सब तो हम कर नहीं सकते, और इसी वजह से बौद्धिक विकास होना जरूरी है। जैसे अभी क्लास में एक सवाल आया था कि कायोत्सर्ग का प्रैक्टिस कौन करे, किसको करना है। ये उनके लिए है जो बिगिनर स्टेज में है, जो अपने शरीर को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये भी पता किया कि शरीर और हमारा माइंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। शरीर में अगर कुछ हलचल हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गया, तो माइंड में इमिडिएटली इफेक्ट होता है, और सिमिलर वे में माइंड में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे शरीर में दिखता है। तो माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले शरीर को संयम में लेकर आए, कंट्रोल में लेकर आए। तो इसके लिए डाइट आप चेंज कर सकते हैं, डाइट के साथ साथ शीतलीकरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको हमने कायोत्सर्ग बोला। तो सबसे पहले बिगिनिंग स्टेज में ये करना है। ये हो गया आपका पर्पस, उद्देश्य। ये उद्देश्य आप पूरा करते हो तो आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हो। उद्देश्य क्यों है कायोत्सर्ग, क्योंकि आपको शीतलीकरण करना है। शीतलीकरण क्यों करना है, ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सको, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंच सको। तो सिंपल सा एक फ्लो है। लक्ष्य बोलोगे तो एक फाइनल मेरा क्या जर्नी रहेगा, फाइनल ये कि स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बट उसको पहुंचना कैसे है, उसकी जर्नी कैसे करनी है। तो जर्नी करने के लिए आपको साधन बताए गए। साधन में आता है प्रेक्षा ध्यान, अनुप्रेक्षा, कायोत्सर्ग, ये सारे साधन आते हैं। जी। तो ये एक फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमने बोला कि जीवन विज्ञान में संतुलन लाने वाले तत्वों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमको किस प्रकार का संतुलन लाना है, ये हमने पढ़ा था क्लास में। बुद्धि और प्रज्ञा का संतुलन, अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ी, नाड़ी यानी तंत्र का। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और इसके लिए मैंने बताया था आपको श्वास को नियंत्रित करना है, ताकि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों संतुलित रहे, है ना। एक ब्रेन का पार्ट है लॉजिक, एक ब्रेन का पार्ट है क्रिएटिविटी। अब जब दोनों संतुलित रहेगा तभी लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों वर्क करेगा। क्योंकि जब भी आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो सिर्फ इंट्यूशन से काम नहीं बनता, वहां पे लॉजिक भी होना जरूरी होता है। तो इसी वजह से
हमें दोनों दाएं और बाएं मस्तिष्क दोनों का संतुलन होना जरूरी है, और साथ ही साथ ज्ञाता और ज्ञेय भाव होना चाहिए, यानी नोअर एंड नोन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि एनालिसिस काफी लोग को वो नहीं हो पाता है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हम सब्जेक्ट है, यानी मैं चेतन आत्मा, जीव आत्मा, दैट इज द सब्जेक्ट ना, एंड मैं कुछ भी कर रही हूँ, यानी जिसके भी संपर्क में आ रही हूँ वो ऑब्जेक्ट। तो ये एक डिफरेंस होता है। बट आजकल क्या होता है, लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जैसे अगर इंद्रिय अनुभव की बात करते हैं, इंद्रिय अनुभव इन द सेंस, अगर इंद्रियों की एक लालसा है, कुछ किसी चीज के लिए लालसा है, किसी चीज के लिए एक तड़प है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, यानी हम अपनी चेतना को भूल जाते हैं, हम वो करते हैं जो इंद्रियों को चाहिए। बट हमें ये जानना है कि इंद्रिया और हम खुद अलग अलग है। हम इंद्रियों के भाव में यानी फ्लो नहीं होना है, ये हमें कोशिश करनी है। तो इसलिए संयम लाना है जीवात्मा में, चेतना में। वो संयम लाने के लिए हमें दोनों भाग को संतुलित करना है, बाया ब्रेन दाया ब्रेन दोनों को संतुलित करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जीवन विज्ञान के महत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या करता है, ये संतुलित जीवन लेकर आता है, और इसके उपयोग से व्यक्ति जो है अपनी शक्तियों को विकास करता है, ऐसी शक्ति जो आपके सबके अंदर हिडन है, हमारे सबके अंदर वो हिडन है, उस शक्ति को हम जागृत करते हैं। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वो शक्ति कौन सी है। तो इसके लिए हम चैतन्य केंद्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था, लाइव क्लास में, कि कौन कौन से केंद्र है। 13 दर्शन केंद्र, हाँ और शक्ति केंद्र, और ज्ञान केंद्र, चक्षु ज्ञान केंद्र, आज्ञा केंद्र, प्राण, विशुद्धि, ध्यान केंद्र, आज्ञा केंद्र। आज्ञा तो ऐसे केंद्र। सेंटर्स को हमें जागृत करना है। जागृत कैसे करेंगे, उद्देश्य हो प्रैक्टिस गया है, हमारा कि हमको जागृत करना है। क्यों करना है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के लिए। अभी कैसे करेंगे, साधन क्या है इसके। प्रेक्षा ध्यान और जो अनुवर्तन एकांत, इन हाँ, तो ये सारे हमारे प्रोसेस है। ठीक है, तो स्क्रीन में देखते जाइए। तो सारांश में यही है कि जीवन मूल्य जो गिर रहे हैं उसको उठाने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट आया जिसको हम जीवन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के ही जरिए हमने जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास किया। और 1949 में आचार्य श्री तुलसी जी ने अनुव्रत आंदोलन को शुरू किया, जिससे कि एक पहला डेवलपमेंटल स्टेज बना, जिससे कि हम जीवन मूल्यों का विकास कर सके। सेकेंड फेज में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने योग साधना के द्वारा प्रेक्षा ध्यान को विकास किया। प्रेक्षा ध्यान के विकास करने से क्या हुआ, हमारा दृष्टिकोण बदला, पर्सपेक्टिव बदला। ठीक है, फिर उसके बाद 28 दिसंबर 1978 के अराउंड बच्चों में मूल्यों के विकास कैसे किया जाए, और इसी के लिए यानी कि शिक्षा में कैसे इसका एक प्रकार से विकास लाया जाए, और इसलिए विद्या शाखा का नामकरण किया गया। और फिर बताया गया कि जीवन विज्ञान जो है वो योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और भी सब प्रकार की शिक्षा में इसका उपयोग है। तो जीवन विज्ञान क्या करता है, जीवन के नियमों की खोज करता है। कल मैंने आपको ये भी बताया कि जीवन के नियमों की खोज क्यों करना है, किस लिए करना है जीवन के नियमों की खोज, ताकि हम संतुलन ला सके, हमारे विशेष तौर पे जो मुख्य 7 अंग है उस पे हम काम कर सके, उसका प्रशिक्षण कर सके, और जीवन मूल्यों का एक प्रकार से विकास कर सके। डेवलपमेंट कर और सकते हाँ, तो इसके लिए हमारे पास साधन है, अहिंसा, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, ये सारे हमारे साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम अपने गोल तक, अपने जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन विज्ञान जो विशेषकर है, ये विषय कला भी है और साथ साथ विज्ञान भी है। जैसे वृक्षाधान, योग, ये सबके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है, यानी जितना हो सके, क्योंकि कितना भी हो जाए 20 पेज में कवर नहीं होगा ये कंसेप्ट्स, बहुत डिटेल्ड है, बहुत वास्ट है। पर आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि 20 पीडीएफ से ज्यादा आपको पढ़ना है, ताकि ये हर जो तत्व है इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके।
तो रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड किया गया है, उसको भी पढ़िए, टाइम निकाल के रेफरेंस बुक्स भी पढ़िए और डिस्कोर्सेस सुनिए। महाप्रज्ञा जी का वीडियो है इंटरनेट में। मैम एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ अभी ना जैसे हम लोग मतलब कि, हो सकता है कि 6 या 7 घंटे डेली लगा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट 5 हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा भी कोई बुक्स पढ़ पाए। वही फिर आप नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं ना, नहीं नहीं, उसकी बात कर नेगेटिविटी रही की थी बात नहीं है, बात है कि हम जो कर मैं। सकते हैं हम उसको नहीं कर एक्सेप्ट कर सकते रहे हैं, हैं कि ऐसा हम कुछ नहीं है। इतना कर आप सकते हैं। बस सोचिए कि कर सकते हैं, अभी मत करिए, बस सोचिए कि कर सकते हैं, करना बाद में है। सोच तो सकते हैं ना एटलीस्ट। नहीं सोच तो सकते हैं, सोचता तो हाँ है ही है कि बस आपको बस सोचना है कि आप कर सकते हैं, दैट्स इट। करना नहीं है अभी फिलहाल, बाद में करिए, एग्जाम की बात करिए, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सोच तो सकते हैं ना आप कर सकते हैं करके। ठीक है, ओके। फिर हमने स्वरूप के बारे में समझा, जीवन विज्ञान का, और साथ साथ उसके मुख्य आयाम यानी जीवनोमुखी, यानी कैसे वो विद्या शाखा के रूप में उसको लाया गया, और साथ ही साथ हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंस यानी मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, दर्शन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ये सब में इसका अध्ययन किया जा सकता है, यानी जीवन विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने ये सारी चीजें डिस्कशन किया था चार्ट के माध्यम से, और डायग्राम्स भी थे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थे, ये सारे पॉइंट्स कवर हुए थे। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्लियर है सब अच्छा, कुछ? चलिए। हाँ जी। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। प्रथम चरण। हाँ, जीवन विज्ञान के मूल्य तत्व एवं बहुआयामी शिक्षा प्रणाली। तो जीवन विज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण में क्या जरूरत है, ये हम देखेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण यानी शिक्षण के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसके लिए जीवन विज्ञान का क्या उपयोग है, ये हम देखते हैं। क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का अभी आइडिया हो गया है, यानी कि हमारे अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, एनर्जी सोर्सेस हैं, इसके बारे में हमें अभी आइडिया हो गया है। पहले हम अपरिचित थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। बट अभी हमें थोड़ा तो भी आइडिया हो गया है कि वो शक्ति है जिससे कि हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि इस बेसिक आइडिया को एडवांस में लेके जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारे ब्रांचेस जो इससे जुड़े हैं, संबंधित है, उस शाखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी कि जो विद्यार्थी है, जिससे कि विद्यार्थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू अपने जो पर्सनैलिटी है उसका विकास कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक फंडामेंटल यहाँ पे थॉट है कि अभी तो फिलहाल आपको अपनी शक्तियों के बारे में समझ आया है कि एक एनर्जीज होती है जिसको हमें एडवांस स्टेट में लेके जाना है, वो चैतन्य केंद्र जो है उसको जागृत करना है, और जागृत करने का जो माध्यम बताया गया है, साधन बताया गया है, वो यही है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में मैंने बताया आपको सिर्फ देखना है, अंतर यात्रा में भी मैंने बताया आपको, राइट? क्या करना है आपको, देखना है सिर्फ, थॉट्स को भी देखना है, इवन नेगेटिव थॉट्स किधर आ रहे हैं वो भी देखना है। अगर वो आ रहे हैं, फिलहाल आप कुछ मत करिए बट देखिए, क्योंकि देखने से वो क्या होता है, देखने से आपका उसमें एक प्रकार से समझ आता है कि वो एक प्रॉब्लम है जो कि आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको रोक रहा है। एक बार आप देखेंगे, दो बार देखेंगे, तो धीरे धीरे आपको कम करने की उसको प्रेरणा आएगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगा। और जैसे जैसे संकल्प शक्ति बढ़ता है, वैसे वैसे वो एफर्ट जो है ऑटोमेटिकली लगने लगता है। एफर्ट कब लगता है, जब आपका संकल्प शक्ति बढ़ता है। तो फिलहाल के दौर पे हमें अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। हालांकि ये प्रैक्टिस अभी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, अभी नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, बट आप बोल तो सकते हो खुद को एटलीस्ट कि पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे जल्दी उसको, बुक्स को उठाएंगे। फिलहाल नहीं बट बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ये संकल्प अगर आप लेना शुरू करते हैं तो संकल्प एफर्ट में आपका कन्वर्ट होता है। अगर आप वो संकल्प ही नहीं लेते हो तो वो संकल्प एफर्ट नहीं बन जाएगा। इसलिए संकल्प को एफर्ट में
डालने से पहले संकल्प को स्ट्रॉन्ग करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे यही बताया गया है कि शिक्षा प्रणाली में इसको लाने के लिए हमें मूल तत्व पे फोकस करना पड़ेगा। तो अब एक एक करके मूल तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है शरीर। जो पहला घटक तत्व है वो शरीर है, और शरीर एक चिकित्सक के सामने भी सबसे पहले शरीर होता है। कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, क्या तकलीफ बोलते हो, तो सबसे पहले शरीर का डायग्नोसिस होता है। तो शरीर जो है वो बहुत ही रहस्यपूर्ण है। यानी जितना भी मेडिकल साइंस है, जितना भी एडवांस हुआ है, स्टिल शरीर के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी है जो अभी भी हिडन है। मनुष्य जो है वो अपने मस्तिष्क और इंद्रियों से बहुत खोज करता है, किंतु सत्य इतना अनंत है कि उसके पर्याय यानी उसके ही सामने उसको जो सत्य है उसका ज्ञात उसको नहीं हो पाता। जैसे कि एक चिकित्सक चिकित्सा की दृष्टि से शरीर को समझता है, वो नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र दोनों को समझने का प्रयत्न करता है, पर जीवन विज्ञान के तौर से हम शरीर को पढ़ नहीं पाते हैं। यानी जीवन विज्ञान जो है हमारे शरीर को पढ़ने की दृष्टि बदलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि शरीर में ऐसे केंद्र हैं। अब ये केंद्र को अगर हम एनाटॉमिकली देखने जाए तो शायद ये केंद्र हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब ये केंद्र जो है वो सूक्ष्म है, ये चेतना का सोर्स है। तो इसको हम देखने जाए तो नहीं देखेंगे, और इसलिए हम बोलते हैं कि इसको प्रेक्षा ध्यान से देखना है। आप इसको लेंस वगैरह के थ्रू डायग्नोसिस करके नहीं देख पाओगे, और इसलिए इसको हमें प्रेक्षा ध्यान से देखना है। तो प्रेक्षा ध्यान की भाषा में उन्हें एक प्रकार से चैतन्य केंद्र कहा जाता है, और उसी केंद्रों पर अगर हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जानते हैं। जैसे कि दर्शन केंद्र पे अगर हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमें समझ आता है कि कितना कुछ भंडार है ज्ञान का, जिसे जानने की आवश्यकता है, जिसे हम नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सोर्स है वो ब्लॉक्ड है। जानने की इच्छा भी कभी कभी किसी को नहीं होती, क्योंकि वो जो दर्शन केंद्र है वो ब्लॉक्ड है। वहां से जो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए वो फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि प्रेक्षा ध्यान को जीवन में उतारे, ताकि जो भी एनर्जी ब्लॉक्ड है वो फिर से वहां पे एनर्जी फ्लो होने लगे। अभी इतने सूक्ष्म है कि इसको हम बायोलॉजी के थ्रू, एनाटॉमी के थ्रू नहीं स्टडी कर सकते, और इसको स्टडी करने का एक ही विज्ञान है, वो है जीवन विज्ञान। ठीक है, तो अनुशासित और आत्म नियंत्रण करना है हमें खुद को, और इसके लिए विशुद्धि केंद्र पे ध्यान करना है। आत्म नियंत्रण करना है, विशुद्धि केंद्र पे ध्यान करना है। विशुद्धि केंद्र कहाँ होता है? कंठ, यहाँ कंठ में, हाँ कंठ के बाद। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान करना है जिससे कि हम अनुशासित हो जाए, आत्मनियंत्रित हो जाए। नशे की आदत छोड़नी है तो कहाँ पे करना है ये भी बताया था। नशे कान की पे, आदत कान कान, छोड़नी है। कान पे अप्रमाद, कान हाँ पे ध्यान कर। बिल्कुल, तो अप्रमाद उसके केंद्र। हाँ अप्रमाद केंद्र पे ध्यान देना है। तो प्रेक्षा ध्यान से हम शरीर को पढ़ सकते हैं, और इससे क्या मैम होता है? मैम एक मिनट, जैसे आपने कहा ना, मैंने वैसे अपना आंखें बंद करके जैसे विशुद्धि केंद्र पे ध्यान लगा। अब वहां पे करना क्या है? मतलब वो तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो काला काला ही दिखेगा, वो तो अंदर सारा कुछ ऐसा। आपको ध्यान को ना ये सांस को, जर्नी पे लेके जाना है। मैडम श्वास को पढ़ना, मतलब श्वास जैसे को भी श्वास पढ़ना हमारा है। उधर जा रहा है ऐसे। हाँ, हर एक चक्र में आपको केंद्रित करना है अपने ध्यान को। मतलब उसमें कर, मतलब सोचना क्या है? कुछ सोचना भी है या कुछ भी वैसे नहीं ही देखना? सोचना है, कुछ सोचना नहीं, निर्विचार, सिर्फ देखना है निर्विचार उसको। निर्विकल्प। दृष्टा मैम फिर तो भाव ब्लैक, रखना है। मैम मैंने करके देखा तो ब्लैक आता है पूरा, अगर ऐसे बैठ जाते हैं हाँ, मतलब केवल हाँ अभी पूरा कलर ब्लैक। का भी हम पढ़ेंगे ना, लेशिया का, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेंटर में कौन कौन सा कलर आपको दिखेंगे। जब आप मेडिटेशन पे पहुंचते हो और ध्यान पे उसमें और लीन होते हो तो आपको फिर कलर्स दिखते हो वहां पे कुछ। वो तो अपने कलर्स आप के बारे में, देखेंगे, वो अपने आप दिखेंगे कलर्स। हाँ, कलर जैसे मतलब एक व्हाइट ना कलर वो। दिखता है ना, हम यहाँ पे हाँ, फोकस करते हैं तो कुछ व्हाइट टाइप का रेस दिखता है ना, तो वैसा ही किस भाग में कौन से कलर को देखना है वो लेशिया ध्यान में आता है।
बट इससे पहले हमें अंतर यात्रा करना बहुत आवश्यक है। अंदर की जर्नी करिए, प्रेक्षा ध्यान करने से अंदर की यात्रा होती है। और मैम ये इससे सब सबसे, इमेजिनेशन होती है। हाँ, इमेजिनेशन ही है आपकी। और ये जो भी आप प्रेक्षा ध्यान कितने भी मिनट करते हो, उससे अपने आप आपको समझ आता है कि आपका भाव परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि भाव क्या है, आभा मंडल से आता है, ऑरा से आता है। आप अभी प्रेक्षा ध्यान कर रहे हो तो आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हो। जी। हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, हर रोज स्वच्छ करते हैं, बट हम अपने जो ऑरा को क्लीन नहीं करते। जो हमारे विचार होते हैं वे हमारे ओरा में झलकते हैं। ऑरा में चले जाते हैं। जैसा भी हम विचार सोचते कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, जो भी नेगेटिव थॉट्स हम सोचते हैं वो हमारे विचार में घुस जाते हैं और वो हमारे ऑरा को गंदा करते हैं, मैला करते हैं। तो इसलिए हमने मेडिटेशन पे फोकस किया और एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस पे फोकस किया, जिससे कि हम अपने ऑरा को क्लीन कर सके। और ऑरा को क्लीन करने के लिए हमें प्रेक्षा ध्यान करना है, यानी हमारे ध्यान को और ज्यादा केंद्रित करना है। कंटिन्यूअसली आप अंतर यात्रा कीजिए। अंतर यात्रा का भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया है कि अंतर यात्रा कैसे करना है। ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, ताकि आपका जो फ्लो है, श्वास प्रवाह जो भी है, वो फ्लो अच्छा इंप्रूव हो। और फ्लो शक्ति केंद्र से ज्ञान श्वास का केंद्र। इंप्रूव होगा तो धीरे धीरे आपके जो आभा मंडल है, भाव है, उसमें परिवर्तन आएगा। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हम बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आज हमने शुरू किया और कल हम वो अचीव कर लेंगे। लॉन्ग लॉन्ग जर्नी इसमें, है। हाँ, इसमें लॉन्ग जर्नी है मैम ये। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। शुरू में कंटिन्यूटी इज कितना वेरी समय देना इंपॉर्टेंट। चाहिए? ऐसा शुरू कुछ शुरू भी में नहीं है, कुछ भी नहीं है फिक्स। जितने आपकी आपके कितनी विचार वहां इच्छा तक है, टिके रहे। एफर्ट है, कितना आप कर सकते हैं, विचार जितने कभी भी कर जब तक सकते हैं। विचार कोई, टिके रहे, जब तक टिके रहो वहां, जब तक विचार वहीं रहे, जब तक टिके रहो। वो हाँ 4 2 मिनट तो भी हो बहुत सकते हैं। आते जाते हैं, विचार तो हाँ, बहुत आते जाते वही, उसी को तो हमें संयमित करना है, उसी को तो हमें एक प्रकार से नियंत्रित करना है। तो वो डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज आसपास होती रहती, मॉडिफिकेशन होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चित्त में जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उसको हमें रोकना है, जिसको हम योग बोलते हैं। मॉडिफिकेशंस कैसे हो रहा है? आज किसी ने बोल दिया कि अभी जो है बाहर आसमान में, खुले आसमान में देखना है, उससे हमारी सारी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ये जस्ट एक ऐसा किसी ने बोल दिया, आपके अंदर ये थॉट आ गया कि हाँ ऐसा होगा, और आप क्या करोगे, जाके वो देखने जाएंगे। आसमान में आप देखना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये एक थॉट्स जो था वो कंप्लीटली चेंज हो गया एक्शन में। इससे क्या हो गया, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो भी मॉडिफाई हो गया। आपका जो चेतना है अभी, उसको अब क्या लगने लगा कि हाँ आसमान को देखेंगे तो पूरी बीमारी खत्म हो सकती है। तो ये मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, तो इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं चेतना के, यानी कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट है रॉन्ग है हमें फिलहाल नहीं पता। तो ये मॉडिफिकेशन को रोकना ही योग है। अब इसमें हम कैसे जाते हैं, यानी चित्त के मॉडिफिकेशन को रोकने के लिए चित्त को साफ करना है, यानी हमारे कॉन्शियसनेस को साफ करना है। तो उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल यही है कि सब कॉन्शियसली हमें नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं देना है, क्योंकि उससे आप खुद के ही कॉन्शियसनेस को गंदा करते हो। मैम लेकिन कुछ ये भी तो ऐसे, अच्छा था ना, लेकिन ये तो सभी के अच्छा विचार था ना कि भी मेरा ऐसे सब कुछ खत्म भी हो जाएगा मेरा, तो ये तो अच्छा विचार था उसका, फिर ये नेगेटिव कैसे हुआ? नहीं उसका तो मैंने, सही है वो एक प्रकार से सही है, बट उसको एग्जामिन तो नहीं किया ना। विचार अच्छे हो जाएंगे ठीक है, बट करने लगे डायरेक्ट, मेनली तो बुद्धि का विचार को प्रयोग ही नहीं रोकना किया है। ना। मैम ध्यान का मेन मकसद तो विचारों को ही रोकना है, हाँ किसी वो भी भी तरह का है, कोई विचार ना आ मेन पाए। मकसद वो भी है। प्लस वो भी है ना कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो आ, फिर तो हम वही हो गए, है ना, कि जो कोई भी कुछ भी बोल देता है हम कर लेते हैं। बुद्धि का वो प्रयोग तो फिर कहाँ कर बुद्धि रहे हैं? बुद्धि का तो प्रयोग करना ही है। बुद्धि अगर कोई कहे कि हाँ कुएं में गिर जाओ तो कुएं में थोड़े गिर जाएंगे। बिल्कुल बराबर है। सही एग्जाम्पल लिया आपने। इसलिए जीवन विज्ञान हमारे बुद्धि को संतुलित करता है। प्रज्ञा मतलब नोअर, जो नॉलेज है
उसको डिफरेंशिएट करने की एक प्रकार से डिस्टिंक्ट करने की कि क्या सही है, क्या सम्यक बिल्कुल ज्ञान निर्णय तो क्या करना है, ही है सम्यक बिल्कुल। ज्ञान क्या है, वो फाइंड आउट करने की वो कोशिश करता है। तो जीवन विज्ञान में अब जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो प्रैक्टिस करके बताया क्या जा रहा है, हुआ? ऐसा नहीं कि बस बता दिया है। बहुत प्रैक्टिस किया है संत मुनि जी ने, साधु संतों ने, वो ज्ञान आपको जीवन विज्ञान के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कल इंटरनेट में आया और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन करते हैं, प्रेक्षा ध्यान और जो भी हम अनुप्रेक्षा, ये सब जो है ये संतों ने, मुनि ने, साधकों ने प्रैक्टिस किया है, लेशिया वगैरह सब प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने जो बताया वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये ब्रह्म केंद्र पे काफी प्रैक्टिस की है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब उसमें ना आप जैसे जीभ के अग्रभाग को ऊपर के उसमें लगा देते हैं तालवे में, हाँ हाँ और उसके बाद मैम आपको बिल्कुल निर्विकार लगेगा, आपको कि आपकी कोई विचार आपके मन में आ ही नहीं रहा, सिर्फ आपका ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। आप में से भी कोई करता है? किसी ने हाँ किया जी है संतोष जी के अलावा? मैम, ये मैंने बस कई बहुत साल पहले अच्छा किया था और करते बहुत हैं। अच्छा था ये। किसी ने मैम मुझे आरम का समाधि रेसिटेशन शुरू में होता कराया है था। ये। और इसमें आप इसमें जाप भी कर सकते हैं, जैसे काय हाँ उत्सर्ग हाँ। करके। मंत्र जाप का तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। यस जो मैम। चैंटिंग होती है उससे काफी इफेक्ट होता है। तो ये सारे साधन है, प्रैक्टिसेस है, ऑब्वियसली जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस को प्योर करने के लिए। और इसकी हम स्टडी कर रहे हैं आपके कि कैसे हम अपने चित्त को जागृत कर सकते हैं यस ना। तो इसलिए ये जो हम है कि भावनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, वो कैसे होता है? भावनात्मक परिवर्तन कैसे होता है? जब हम ये प्रेक्षा ध्यान करते हैं और इससे हमारा आध्यात्मिक जो है वो हाई होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है वो हाई होता है। तो शरीर के रहस्य को खोज कर कुछ ऐसे ध्यान करना जिससे एकाग्रता बढ़ती है, उससे हमारे भावनात्मक जो समस्याएं हैं उसका एक प्रकार से निदान होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ शरीर के तंत्रों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दी गई है कि शरीर के कितने तंत्र होते हैं। 10 स्केलेटल सिस्टम, पाचन, 10 तंत्र, मांसपेशियां, 10 तंत्र। रेस्पिरेटरी, हाँ, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, रोग प्रतिरोधी तंत्र, इम्यून सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सारे जो तंत्र है, ये तंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक साथ संगठित होकर मानव शरीर की रचना होती है। और इन तंत्रों का अगर एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है हमारे खुद के ऑर्गन्स को, तो इससे हमारी सिर्फ शारीरिक क्रिया मजबूत नहीं होती, साथ साथ हमारे जो मानवीय व्यवहार है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन कंडक्ट है, वो भी काफी अच्छा उसमें डेवलपमेंट होता है। तो हिंसा और एक प्रकार की इस प्रकार की जो भावना है वो खत्म होती है, और मन और जो भाव है उसमें चेंजेस आता है। तो शारीरिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे साधन बताए गए हैं, आसन, यौगिक क्रियाएं, कायोत्सर्ग जिसके बारे में हम डिस्कशन किए हैं, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, सुझाव और संकल्प। सुझाव के बारे में आज मैंने बात की आपसे कि सुझाव, सजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम फीडबैक देते हैं अपने माइंड को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुझाव आप कोशिश करिए कि ऐसे सुझाव दीजिए बॉडी को, माइंड को, जिससे कि हमारे आभा मंडल में पॉजिटिविटी रहे। अगर आप वहां पे नेगेटिव सुझाव देते हो तो वो आपको फायर बैक करता है, बैकफायर करता है। ठीक है, तो ये संकल्प का प्रयोग इतना जरूरी है हमारे अपने सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। मैम, इसका एक वैसे ही अच्छा स्वास्थ्य, उदाहरण, संकल्प का एक अच्छा उदाहरण है, जैसे हम कोई नियम व्रत लेते हैं तो हम इसीलिए उसका पचखान लेते हैं ताकि हमारी संकल्प शक्ति वृद्धि, हम कहीं डिगे ना, कहीं इधर उधर ना हो, इसीलिए व्रत का पचखान लिया जाता है कि सारा दिन में हम अदरवाइज खुले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमने उसका नियम ले लिया है तो फिर हम संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है उससे कि अब कुछ करना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, संकल्प तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इवन सुझाव, आप सोने से पहले आप खुद को क्या सुझाव देते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता जाता है और वही आपका फिर ऑटोमेटिकली एक प्रकार से आपका आदत बन जाता है। तो ये जो चेन है, ये प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। मैम, ये भी एक प्रैक्टिकल है, जैसे सुझाव भी ना,
रात को जैसे सोते हुए कोई कहे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो वो 4 बजे उठ जाता है। इसका मतलब हाँ उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। हाँ, मतलब सबकॉन्शियसली उन्होंने ट्रेनिंग दे दी ना, खुद को प्रशिक्षण दे दिया ना बिल्कुल, ये कि मुझे सुझाव उठना मतलब है। सुझाव में अच्छा हाँ, एग्जाम्पल। तो आप लोग को अभी कैसे सुझाव देने हैं खुद को? हम मैम पॉजिटिव ही देते पॉजिटिव। हैं। किस प्रकार से भी सुझाव देने कोई नई सब्जेक्ट के लिए और कुछ नई स्टडीज के लिए, कुछ नए प्रयत्न के लिए, किस प्रकार से आपको सुझाव देने हैं खुद को कि बताइए। हमें करना है ये। नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाने की, हमें नहीं कर सकते। नहीं लानी है ना, है ना? तो अब अभी कोशिश रहेगी कि सुझाव जो है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि उसका जो है हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से तंत्र जो है 10 तंत्र है, यहाँ भी इसका इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार में हो तो आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हो तो, है ना? वैसे ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है, साथ ही साथ प्रकार से जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र, उसमें भी इफेक्ट आता है। तो यही प्रयास रहता है कि हमारे जो विचार है वो पॉजिटिव रहे और संतुलित रहे, जो कि जीवन विज्ञान का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उद्देश्य है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी फिनिश करते हैं, आगे का जो है तत्व वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। एक एक तत्व के बारे में वैसे तो डिस्कशन किया है, बट पीडीएफ में भी वही सब लिखा है, बट वी विल टेक द रिवीजन। ठीक है, जहाँ पे और कहीं तकलीफ होगी आप बता सकते हैं। अभी आज कितना समझ आया आप लोग एक एक करके बताइए, फिर उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करते हैं। चलिए एक एक करके बताइए आज आपने क्या क्या सीखा है। मैम, जैसे जीवन विज्ञान की प्रकृति को हम मतलब कई तरह से कर सकते हैं, कई तरह से सीखते हैं, मूर्त अमूर्त के तरह से, और व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन में अमूर्त अमूर्त में जैसे जो चीज हमें दिखाई देती है वो मूर्त हो गई, और जिनका हम अनुभव मतलब अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो अमूर्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। मूर्त अमूर्त के बारे में आपने बताया अच्छे से। हाँ, और और बताइए। मैम आदर्श तरीके से, मैं आदर्श विज्ञान में मैम इसमें थ्योरी को दिया जाता है, थ्योरी पर डिपेंड होता है ये, मतलब बेस्ड। ओके, हम्म, ठीक है, तत्वों के ज्ञान से आध्यात्मिक विकास करना है। ओके। मतलब पहले तो कलकत्ता जी, हमको हाँ, ये सोचना है कि जीवन क्या है, मतलब उसको पहले समझना भी जीवन क्या है, उसको किस प्रकार से हमें कैसा होना चाहिए हमारा जीवन, फिर उसके लिए प्रयास करते हुए हमें प्रेक्षा ध्यान करना, जो कि अपने अभी तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उसके बारे में सोचना कि प्रेक्षा ध्यान करना है। कर सकते फिर हैं उस प्रेक्षण ध्यान, हाँ। अपने जो सात मुख्य अंग हैं उनको अंग गहराई से देखना, और फिर जो शरीर तंत्र है उसके साथ जोड़ के ध्यान की प्रक्रिया से नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी में आना। मतलब मैंने सोचा था ये सातों पे मैंने करने का सोचा, लेकिन मेरे से कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा अभी शायद पता नहीं अभी कुछ होगा या नहीं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो। हाँ, उत्तम जी, राजेंद्र जी बताइए। मैम, मुझे ये लगता है कि जीवन विज्ञान से हम जो नेगेटिविटी हमारी बॉडी के अंदर रहती है, हमारे मन के अंदर हर तरीके के नेगेटिव विचार आते हैं, सबसे पहले तो हमें उस विचारों को खत्म करना होगा, क्योंकि नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी पे आएंगे तो बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती जाएंगी। और बुद्धि का विकास करना है, प्रज्ञा का विकास करना है, हमें हर लॉजिकल तरीके से और बिहेवियर तरीके से हमें अपना बुद्धि का विकास करना है। यदि हम जीवन विज्ञान हमें सारी गाइडलाइंस दे रहा है, कैसे प्रेक्षा ध्यान द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं, गहराई से चिंतन कर सकते हैं, और हर चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। ये ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में यदि हमारा जीवन संतुलित होगा तो हम अच्छी तरह से हर फील्ड में बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। वेरी एक नाइस राजेंद्र जी, एक बहुत अच्छे एक्सीलेंटली आपने बताया।
एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए और स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक व्यक्ति का स्वस्थ होना, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी होना उसमें बहुत जरूरी है। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जर्नी जो है आपको जीवन विज्ञान से परिचय कराने की है। अब परिचित हो गए आप, अब आप Yes. कोशिश करेंगे, जो अलका जी बोल रहे नहीं होता वो होगा, क्योंकि अब आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, राइट? हाँ, और बताइए एक कौन ये है नेक्स्ट? दायां पटल और बायां पटल, जो ये दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क का बताया, वो क्या चीज किस तरह से है, मतलब वो थोड़ा सा बताएंगे? यानी सिंपल सा है, जो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो राइट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है, जो आपका राइट है वो लेफ्ट से कनेक्टेड है। तो लेफ्ट से आप फोकस करेंगे, यहाँ पे श्वास प्रश्वास होगा, तो आपका राइट पे जो है उसको प्रोग्रेस होगा, उसको एक प्रकार से डेवलपमेंट होगा उसका। मेनली उसको एक्टिव करने के लिए मैम, जैसे बाई तरफ से सांस लें और फिर छोड़ के दाएं तरफ से लें, तो दोनों अलग अलग दोनों टाइम में संतुलित एक्टिव। होंगे। हाँ, दोनों हाँ, दोनों संतुलित सांस होंगे। लेने से मेनली एक्टिव करना, सांस लेने से है। श्वास हम जब अनुलोम लेते हैं विलोम, तब अनुलोम विलोम अनुलोम की विलोम तरह। जिसको भी। हाँ, अनुलोम विलोम से कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते। Yes. ओके, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? आज का जो हमने समझा है उसके बारे में राजेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी कंपाइल करने के लिए। ओके, सो वी विल वाइंड अप। कल थर्सडे है, राइट? सो इफ पॉसिबल वी विल मीट। कर सकते हैं। यस ठीक है, मैम। यस मैम। ओके।